जी जी। सभी को नमस्ते, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। एक कविता, हाँ, एक कविता आज मैं करने वाला हूँ और प्लीज उसमें आप लोग भी मेरा सहयोग करिएगा। कक्षा पहली की कविता है। जनरली ये हमारे छत्तीसगढ़ के पाठ्यक्रम में है, तो उससे हम लोग कक्षा पहली के भी बच्चे रहते हैं और बालवाड़ी के बच्चे रहते हैं, तो काफी अच्छा जुड़ाव होता है। तो कविता का नाम है पैसे पास होते थे। पैसे पास होते तो 4 चने लाते, पैसे पास होते थे 4 चने लाते। पास होते तो 4 चने लाते, पैसे पास होते 4 चने लाते। 4 में एक चना तोते को खिलाते, उसमें से एक चना तोते को खिलाते। तोते को खिलाते तो टाँव टाँव गाता, तोते को खिलाते गाता। टाँव टाँव गाता तो बड़ा मजा आता, टाँव टाँव गाता तो बड़ा मजा आता। होते तो 4 चने लाते, पैसे पास होते 4 चने लाते। एक चना कौआ को खिलाते, 4 में से इसमें एक से चना कौवे को एक चना खिलाते। कौवे को खिलाते। तो काँव काँव गाता, कौवे को खिलाता तो गाँव गाँव गाता। गाता। गाता तो बड़ा मजा आता, पैसा पास होता बड़ा मजा आता। पास होते तो 4 चने लाते, पैसे पैसा पास होते तो 4 चने लाते। थैंक यू। इसमें हम और अन्य उनके जो लोकल्स जो एनिमल्स हैं उनका उपयोग करते हैं, जो पक्षी हैं, उनका उपयोग करके इस कविता को आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू। बहुत खूब। थैंक यू सो मच विजय जी। एवरीवन शो योर वर्चुअल क्लैप्स फॉर हिम। रिएक्शंस में जाके ताली बजाइए उनके लिए। रिएक्शन में जाके बजाना है कुछ। हाँ, नहीं तो सब अनम्यूट करेंगे तो इतना शोर हो जाएगा। जी जी, थैंक यू ऑल ऑफ यू। रिएक्शंस चैट कहीं भी जाकर आप। यस ओके। So very good afternoon सभी को नमस्ते and thank you again for being on time and we'll start the session without wasting any time. आज का session Kausal ma'am, can you screen PPT please? तो हमारा मॉड्यूल 3 चल रहा है, लर्निंग एनवायरनमेंट एंड करिकुलम प्लानिंग। सो अब तक हमारे 3 सेशन हो चुके हैं और तीनों सेशन में हमने लर्निंग एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट करना है, उसके क्या कंपोनेंट्स है और वो सब हमने देखा था। और आज के सेशन से हम करिकुलम प्लानिंग देखने वाले हैं। सो ये रहा आज का हमारा एजेंडा। आज के सेशन के अंत तक वी आर होपिंग कि सभी पार्टिसिपेंट्स को ठीक से समझ जाए कि 3 टाइप्स ऑफ जो टाइप्स ऑफ करिकुलम है वो क्या है। सो करिकुलम क्या है, कौन से प्रकार के होते हैं और क्या फैक्टर्स होते हैं जो करिकुलम को इन्फ्लुएंस करते हैं, वो हम आज देखेंगे। केस प्रेजेंटेशन में आज हमारे योगेश भाई ने वापस एक केस लाया है। योगेश चंद्रकर जी ने उनका सेकंड केस को प्रेजेंट करेंगे। गौरवी मैम क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस और रिकमेंडेशंस देंगे और वो फैसिलिटेट करेंगे और we will end the session with feedback. Okay, so I want to take a moment and say that जो नए participants आए हैं उनको सभी को रिमाइंडर है कि केस सबमिट करना कंपलसरी है। और कल भी मैंने एक रिमाइंडर भेजा था और प्रदीप जी ने क्विकली एक अच्छा सा केस लिखे मुझे भेजा हुआ है। सो नए पार्टिसिपेंट्स केस जब आज प्रेजेंट करते हैं, योगेश जी जरा थोड़ा ध्यान से देखिए क्या क्या स्टेप्स है, 4 प्रश्न है, उसको कैसे फिलअप करके आप मुझे सेंड करना है। कभी भी एनी पॉइंट अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, नहीं समझ रहा है क्या करें, अटक जा रहे हो कि कुछ कैसे लिखना है नहीं समझ रहा है, प्लीज आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो
आज की जो हमारी फैसिलिटेटर है या सब्जेक्ट एक्सपर्ट जो है वो शशिकला नागवंशी मैम है। So welcome Shashikala here, welcome on behalf of everyone over here. So Shashikala की जर्नी मुक्तांगन में काफी इंटरेस्टिंग रही है। मुक्तांगन जो संस्था है वो कम्युनिटी, इट्स फॉर द कम्युनिटी बाय द कम्युनिटी। सो कई साल पहले 2007 में शशिकला ने मुक्तांगन ज्वाइन किया था। उन्होंने 1 साल की ट्रेनिंग की, उसके बाद वो प्री स्कूल की बालवाड़ी की टीचर बनी और बहुत जल्द वो फर्स्ट स्टैंडर्ड की टीचर बन गई और उनके रोल प्रोग्रेस होते गए। वो फिर स्कूल की फैसिलिटेटर बनी, फिर एक्टिंग प्री स्कूल फैकल्टी बनी। 5 साल वो एक प्री स्कूल, हमारी जो बालवाड़ी एक मुक्तांगन की 7 बालवाड़ी है उसमें से एक बालवाड़ी की वो हेड थी 5 सालों के लिए। और पिछले 3 सालों से अभी हमारी 7 प्री स्कूल्स जो है उसकी वो कोऑर्डिनेटर है। सो रियली हैप्पी टू हैव यू शशिकला विद अस टुडे एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई give the stage to शशिकला। शशिकला मैम का एक्सपीरियंस काफी रहा है, 2007 से लेके अब तक ना पूरा प्री स्कूल में ही उनका काम रहा है। सो आई एम श्योर के आज का सेशन और आगे वाले आने वाले सेशन में भी शशिकला मैम से हमें बहुत कुछ सीखने मिलेगा और बहुत कुछ शेयरिंग होगा। ओवर टू यू शशिकला मैम, आपके पास समय 3:25 तक है। थैंक यू। Thank you, ma'am. ऑल द बेस्ट। Good afternoon, everyone. नमस्ते। जरा आपके चेहरे दिखेंगे? नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते जी नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते। हम 3 सेशन से जुड़े हुए हैं। जैसे कि मैं थोड़ा सा ब्रीफ आपको बताना चाहूंगी कि लास्ट के 3 सेशन हमारे ममता मैडम ने आपसे लर्निंग एनवायरनमेंट के विषय पे बात की थी। तो आगे वाले 3 सेशन के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ, जो मैं लीड करने वाली हूँ। तो पहला सेशन जो आज हम करने वाले हैं वो है करिकुलम स्टाइल्स एंड प्रैक्टिस इन्फ्लुएंसिंग इट। तो जो आज का जो सेशन है वो पाठ्यचर्या पे है कि उसके और डिफरेंट प्रकार क्या है, अलग अलग प्रकार क्या है और उसके कारक क्या है। उसके आने वाले दूसरे सेशन में हम बात करेंगे पाठ्यचर्या के द्वारा हम कैसे योजना करते हैं, उसका चक्र क्या है। और जो तीसरा हमारा जो सेशन होगा वो है पाठ्यचर्या के ऊपर। तो आज का जो सेशन है वो हम देखते हैं कि क्या है ये। कौन कैन यू मूव ऑन टू अनदर सेशन? Just 1 minute शशि मैम, मैं देख रही हूँ कि बहुत लोग अनम्यूट पे है, उसकी वजह से हमें शशि मैम की आवाज ठीक से क्लियरली नहीं आ रही है। सो जस्ट टेक अ सेकंड एंड एवरीवन प्लीज म्यूट योरसेल्फ, और जब मौका मिले मैम देगी हम अपने आप को अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। सो जस्ट एवरीवन प्लीज म्यूट योरसेल्फ। यस शशि, ओवर टू यू। आज की सेशन में हम देखने वाले हैं कि करिकुलम क्या है। करिकुलम शब्दों से तो सब परिचित ही होंगे। तो मैं जानना चाहूंगी कि आपके लिए करिकुलम क्या है। क्या आप शेयर कर सकते हैं? शेयर चैट में आप अपने वर्ड्स लिख सकते हैं। तो आपके लिए क्या लगता है कि करिकुलम क्या है? विजय जी, योगेश जी, कुलदीप जी। करिकुलम क्या है मैम? एक पाठ्यक्रम है और इसका एक फ्रेमवर्क होता है और जिसके अकॉर्डिंग वार्षिक, फिर मंथली और पूरा वो पाठ्यक्रम पे उसको डिवाइड किया जाता है, जो भी हमारे लर्निंग आउटकम होते हैं कि किस मंथ और किस वीक में क्या क्या एक्टिविटी हम कराएंगे। वाह, आपने तो बहुत अच्छे तरीके से हमने पूरा डिस्क्राइब ही कर दिया कि हम आगे आने वाले 3 सेशन में क्या करने वाले हैं। बहुत अच्छे से बताया आपने। थैंक यू सो मच। आलोक जी हैज रेज्ड हिज हैंड। या आलोक जी। ये मेरे हिसाब से बच्चे का जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है, जो कि वो क्लासरूम या आंगनवाड़ी या स्कूल के क्लास में सेशन में आ करके उसको मिलेगा, वो पूरा ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है वो हमारा करिकुलम का हिस्सा होता है। वो आई थिंक प्लानिंग से लेकर के उसमें जो भी उनको एकेडमिक चीज बतानी है एंड जो एक्सपीरियंस वो स्कूल में आकर के या आंगनवाड़ी में आकर के उसको मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। बहुत अच्छे से बताया आलोक जी आपने कि बच्चे का जो भी एक्सपीरियंस जो भी
स्कूल में मिलता है वो उसके करिकुलम का हिस्सा है। बहुत अच्छे से बताया। जोशना जी ने टाइप किया था कि डेली रूटीन उसका हिस्सा है करिकुलम का। वेरी गुड, यस। नसी जी ने कहा है कि पाठ्यक्रम लिखा है, बच्चों को क्या सिखाना है, उससे क्या बच्चे के क्लास में क्या भागीदारी करेगा। यस, बहुत अच्छा। करिकुलम बच्चों के विकास संबंधी गतिविधि का समावेश है। यह उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मासिक ये हमारे वीकली प्लान, वार्षिक प्लानिंग, ये बहुत अच्छे से आपने ये डिस्क्राइब किया है। चलिए हम देखते हैं और भी किसी को कुछ बोलना है, कुछ ऐड करना है। मैं चाहती हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करें, तब सेशन का मजा कुछ और ही होगा। ओके, सो लेट्स सी कि आगे क्या है। तो व्हाट इज करिकुलम। यहाँ पे हमने करिकुलम का मीनिंग देखिए, हमने क्या बताया है कि करिकुलम कैसे बनता है। जो भी बच्चों को एक्सपीरियंस मिलता है स्कूल में और उसको जो समाविष्ट करने वाली कुछ इस प्रकार से घटक है, देख सकते हैं। जैसे कि आपने खुद ही मेंशन किया लर्निंग एनवायरनमेंट, जो क्लासरूम का अपना एनवायरनमेंट होता है। पेडागोजी ऑफ टीचिंग, अपना जो पढ़ाने का तत्व ज्ञान है, जो अपने पढ़ाने का शिक्षण शास्त्र है, वो भी इसको बहुत ही प्रभावित करता है। आपने से अभी आपने बताया किसी ने कि प्लानिंग करना, जो योजना बनाई जाती है एक्टिविटीज के लिए, वो भी इसको बहुत ही ये करता है। फिर सिलेबस है, को करिकुलम की एक्टिविटीज है, तो ये सारी चीजों को मिला के ही हमारा करिकुलम बनता है और इसी के बेस पे हमारा करिकुलम आगे बढ़ता जाता है। अभी मैं एक दूसरा सवाल पूछना चाहूंगी कि ऐसे कौन से अलग अलग कारक है या घटक है जो अपने करिकुलम को ये करते हैं और प्रभावित करते हैं। ऐसे कौन से घटक है, तो आप जरा शेयर चैट में शेयर कीजिए कि आपको क्या लगता है कि ऐसे कौन कौन से कारक है जो बच्चों जो करिकुलम को इन्फ्लुएंस करता है या प्रभावित करता है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव, यस, वेरी गुड अनुची। और क्या लगता है ऐसे कौन कौन से घटक? लर्निंग आउटकम, यस, कल्चर एंड लैंग्वेज, यस, age and progression of the children, indicators, primary daily routine, yes, atmosphere, बातचीत, खेल, लर्निंग स्पेस, यस, एक्टिविटीज। बहुत अच्छे से आप बता रहे कि ये सारे घटक हमारे करिकुलम को प्रभावित करते हैं। चलिए हम देखते हैं कि हमने यहाँ पे क्या लिखा है। तो ये पहला वाला कोई बताएगा फिलोसॉफी ऑफ द स्कूल की? हमने लिखा है फिलोसॉफी ऑफ द स्कूल। तुकाराम टेकरे, तुम्ही सांगणार का हे काय आहे फिलोसॉफी ऑफ द स्कूल? आम्ही का हे ऍड केलंय इकडे? थोड़ा म्यूट करते। हेलो थोड़ा म्यूट करते। मैडम, क्या बोल रहा है? फिर से बोलिएगा प्लीज, मैं सुन नहीं पाया। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर ऐसे कौन से घटक आए, जो स्कूल को घटक बस सुनाई दिया 2-3 बार मैडम। हेलो हेलो शशि, हमें भी आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। घटक बस आ रहा है मैडम, सुनाई वो समझ नहीं आ रहा। प्लीज थोड़ा सा एक बार और बोलिएगा। अभी सुनाई दे रहा? जी मैडम, आपकी आवाज आ रही है। मेरा सवाल ये था कि ऐसे कौन से घटक है जो अपने करिकुलम को प्रभावित करते हैं। तो उसमें से पहला घटक जो हमने यहाँ पे मेंशन किया है फिलोसॉफी ऑफ द स्कूल, ये आपको क्यों लगता है कि ये होना चाहिए? जी मैडम, मैंने यहाँ मेंशन एक्टिविटी किया था कि एक्टिविटी बेस्ड होना चाहिए कि हम जब कैरिकुलम बना रहे हैं तो उसमें एक्टिविटी भी हमारी फिक्स निर्धारित होना चाहिए कि हम कोई चीज यदि बच्चों को सिखाना है तो उसके लिए हम एक्टिविटी क्या डिजाइन कर रहे होंगे। तो ये महत्वपूर्ण चीज है मैडम। बराबर बोला आपने। अभी यहाँ पे भी और भी किसी ने यहाँ पे मेंशन किया है कि फिलोसॉफी ऑफ कैन गाइड आउटकम्स एंड ऑब्जेक्टिव वाइज वर्सा, राइट। अभी हम मूल्यांकन के बारे में बात करें तो हमारा जो फिलोसॉफी है वो है एक्टिव कंस्ट्रक्टिव, जो है सक्रिय
ज्ञान रचनावाद पे पूरी आधारित है, जहाँ पे हम बिलीव ये रखते हैं कि मेरा आवाज आ रहा है अभी? शशि मैम, आपका ना आवाज कट करके भी आ रहा है, इट्स कमिंग वेरी सॉफ्ट, तो ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है, क्या बोल रहे हो? Hold the mic near your mouth and see. अभी सुनाई दे रहा है? जी मैम, सुनाई दे रहा है। आई थिंक शशि मैम कंटिन्यू कीजिए एंड विल ट्राई, एंड हम जो जो लिखा है टेक्स्ट वो भी थोड़ा पढ़ के थोड़ा ट्राई टू कनेक्ट व्हाट यू आर स्पीकिंग। तो मैं बात कर रही थी मुक्तांगन की, कि मुक्तांगन में हमारी जो फिलोसॉफी है वो सक्रिय ज्ञान रचनावाद पे आधारित है, जहाँ पे हम ये बिलीव रखते हैं कि हाँ बाबा, बच्चों को हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देना, उनका खुद ब खुद वह अपना खुद रचना खुद ब खुद करते हैं, ना कि उनको सिखाया जाता है कि हाँ आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है। उनको कुछ एक्टिविटी दी जाती है जिसके दौरान बच्चा खुद ब खुद एक्टिविटी खुद करता है, उनको वो टाइम दिया जाता है जहाँ पे बच्चा खुद सोचता है और एक्टिविटी के दौरान बच्चा खुद ब खुद सीखता है। जो टीचर रहते हैं बच्चों को सिर्फ वहाँ पे बच्चों को स्टाफ होल्डिंग मतलब बच्चों को सपोर्ट करने के लिए वहाँ पे होते हैं। अभी नेशनल फ्रेमवर्क की बात करें तो नेशनल फ्रेमवर्क के बारे में कोई बताना चाहेगा अपना राष्ट्रीय ढांचा क्या है, क्योंकि यह बहुत ही इन्फ्लुएंस करता है। यस आर्यन जी, क्या आप बताएं कि नेशनल फ्रेमवर्क आपको क्यों लगता है कि ये बहुत ही प्रभावित करता है अपने करिकुलम को, ये मुख्य घटक है? जी, नेशनल फ्रेमवर्क में एक पूरे जो हमारी राष्ट्रीय स्तर पे जो विविधताएं हैं हर कल्चर और सोसाइटी में, उसको एक एकीकरण करके उसको ध्यान में रखते हुए ये डिजाइन किया जाता है कि कई बार हमारी समुदाय में भाषाई बैरियर होते हैं और कल्चर अलग होते हैं, तो उन सब का समावेश एक बनाया जाता है, इसलिए उसको नेशनल फ्रेमवर्क को प्रायोरिटी दी जाती है। जी वेरी गुड, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि नेशनल फ्रेमवर्क वही होता है। और सी हर एक चीज के लिए कोई तो ढांचा चाहिए रहेगा ना, अगर हम कोई प्लान करता है या फिर हमारा जो गोल है, हमारा जो अभी एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो अपना प्री स्कूल करिकुलम का जो नेशनल हमेशा याद रखना है जब भी हम करिकुलम के बारे में सोचते हैं, जब भी छोटी छोटी एक्टिविटी करने जाते हैं बच्चों के साथ, तो हमेशा वो 3 गोल याद रखने हैं। आपको पता है पूरा 3 गोल कौन से हैं? अपने 3 गोल जो अपना 3 ध्येय है वो कौन से हैं प्री स्कूल करिकुलम के, नेशनल प्री स्कूल करिकुलम में जो दिया गया है? जी, कि बच्चों को 3 से 6 वर्ष के बच्चों को शाला पूर्व शिक्षा देना, एक ये उद्देश्य है। और दूसरा ये उद्देश्य है कि जो हमारे ग्रामीण परिवेश में जो बच्चे मुख्य धारा से जो परिवार छूटे हुए हैं, उनको निश्चित रूप से ये शाला पूर्व शिक्षा दी जा सके। जी, बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया कि सारे बच्चों को होते ना 3 से लेके 8 साल के सारे बच्चों को के घर में बोलते ना एजुकेशन पहुंचना बहुत ही जरूरी है। और 3 गोल्स ऑफ प्री स्कूल करिकुलम अगर हम बोलते हैं तो सबसे पहला कौन सा है? वेलबींग ऑफ द चाइल्ड, का देखभाल होना बहुत जरूरी है, उसका गुड हेल्थ होना बहुत जरूरी है। दूसरा है कि चिल्ड्रन बच्चे इफेक्टिव कम्युनिकेटर बने, इफेक्टिव कम्युनिकेटर बने जिससे कि वो अच्छे से बातचीत कर पाए अपनी लैंग्वेज में। बोलते ना बैरियर, अभी भी हम डरते हैं बात करने के लिए, अभी प्रेजेंटेशन हो रहा है लेकिन एक अंदर मेरे डर है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो वो बच्चे जब स्टार्टिंग से ही अगर हम अर्ली ईयर से ही हम करेंगे ना तो ये डर नहीं होगा। शायद मेरे अर्ली ईयर में ये चीजें हुई होती तो शायद आज मुझे वो हिचकिचाहट नहीं आएगी या फिर वो डर नहीं लगेगा, राइट? तो सेकेंड वाला इफेक्टिव कम्युनिकेटर बने। और थर्ड है कि बच्चा जो भी है अपने सराउंडिंग में दिखे और अपना जो भी लर्निंग है वो कनेक्ट करे। तो ये बहुत ही जरूरी है, 3 चीजें हमेशा हमको याद रखनी है। हमारे नेशनल फ्रेमवर्क में भी उन्होंने यही चर्चा की है, जो कि ये 3 साल से लेके 8 साल के बच्चों तक के लिए ये फ्रेमवर्क बनाया है। Yes, अभी हम जाएंगे थर्ड पॉइंट की ओर कि सोसाइटी कल्चर और नीड्स, क्या इसकी क्यों जरूरत है? सोसाइटी कल्चर और नीड्स, ये तो सोसाइटी है, कल्चर एंड नीड्स है, अपने
सिलेबस है ना स्कूल में, पाठ्यक्रम तो होते हैं, तो इन तीनों की जरूरत क्या है, कोई बताएगा? नसीम जी आप बताएंगे कि सोसाइटी कल्चर और हेलो नीड्स। यस यस हेलो, आप बोलिए बोलिए। मेरी आवाज आ रही है? आ रही आ रही। हाँ, तो ये सोसाइटी कल्चर और नीड्स जो है वो बहुत जरूरी है बच्चों के सीखने के लिए। बच्चे किस सोसाइटी से आ रहे हैं उसके अनुसार उस बच्चे को सीखेंगे, और उसका कल्चर क्या है वो सारी चीजों को ध्यान रख के बच्चे को सिखाया जाता है। तो यहाँ से ही उसका नीड भी बनता है, बच्चे किस सोसाइटी या किस कल्चर से आ रहे हैं उसके अनुसार उसके नीड को पूरा किया जाए। ये तो बहुत अच्छे से आपने आंसर दिया, इसमें मुझे और कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है। वेरी गुड नसीम जी। ये चौथा है स्कूल एनवायरनमेंट। अभी हमने लास्ट सेशन में लर्निंग एनवायरनमेंट के बारे में इतनी सारी चर्चा की थी, अब उसमें से आया है स्कूल एनवायरनमेंट। स्कूल एनवायरनमेंट क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों इम्पोर्टेंट है, ये इतना घटक इम्पोर्टेंट क्यों माना गया करिकुलम के लिए? ये सेबी जी आप बताएंगे, सेबी शर्मा जी। हाँ जी मैम, स्कूल एनवायरनमेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो उसमें अगर हम देखेंगे तो स्कूल एक सबसे बड़ा लर्निंग स्पेस होता है बच्चों के लिए। वहां पे उनका सर्वांगीण विकास जो हम कहते हैं वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इस वजह से हम बच्चों को स्कूल से जोड़ते हैं ताकि वो पढ़ाई के साथ साथ अपने आसपास के परिवेश से कैसे घुल मिल पाते हैं। तो स्कूल जितना अच्छा होगा, स्कूल का एनवायरनमेंट जितना अच्छा होगा, उतना ही अच्छा बच्चा मेंटली, फिजिकली और साइको सोशली ग्रो कर पाएगा। Yes, very good, very good. Thank you, Sebi. Thank you so much. Yes. अभी हम चर्चा करेंगे टीचर चाइल्ड इंटरैक्शन। बहुत ही जरूरी है टीचर चाइल्ड इंटरैक्शन। कौन बात करना चाहेगा? हम जैसे अभी आपने अभी आपने कहा Shashi, move to the next slides. Otherwise, you will not have time later to finish the PPT. हाँ बोलिए। जी, मैं ये कह रहा था कि जो हमारा दूसरा जो गोल आपने अभी कहा, जैसे कि बच्चे एक अच्छे कम्युनिकेटर बने, तो उसके लिए टीचर और चाइल्ड का इंटरेक्शन बहुत ही जरूरी है। वो एक आधार है बच्चे का अच्छे कम्युनिकेटर बनने में। तो टीचर चाइल्ड इंटरैक्शन होना बहुत ही जरूरी है अर्ली ईयर्स में। अगर बच्चा कुछ भी क्वेश्चन पूछता है तो उसे इग्नोर नहीं करना है, ये टीचर को हमेशा याद रखना है। तीसरा है, अब ज्यादा में टाइम नहीं तो जैसे कि मैम ने कहा कि अपने पास टाइम नहीं बचेगा आगे। छठा है कि पेरेंटल एंगेजमेंट। बहुत ही जरूरी है बच्चों के करिकुलम के लिए। जैसे कि हर एक पेरेंट का ये चाह होता है कि मेरे बच्चे को 80 आए, 1 to 100 आए, ठीक है, पर बच्चों को करिकुलम कौन सी चीज पे ज्यादा भर देना, ये पेरेंट को स्कूल के समय में अगर पीटीएम के टाइम पे बताया जाए तो पेरेंट्स को भी समझ आती है, और पेरेंट्स उसी हिसाब से भी बच्चों के साथ घर पे उसी तरह से व्यवहार करते हैं और उसी प्रकार से एक्टिविटीज भी लेते हैं। और लास्ट है असेसमेंट। में तो बहुत सारे क्राइटेरिया थे, लेकिन मैंने यहाँ पे थोड़े से आपको यहाँ पे बता रही हूँ। अभी असेसमेंट बच्चों का जब क्लास में जब जाते हैं, कोई एक्टिविटी करते हैं, कुछ कार्य करते हैं, उस टाइम पे भी असेसमेंट होना बहुत जरूरी है। सिर्फ पेपर पेंसिल टेस्ट से कुछ नहीं होता है। हमने भी 3 घंटे की एग्जाम दिए हैं और हम पास हुए हैं, लेकिन हम देख सकते कि उसका इम्पैक्ट कितना है। बट ये जब बच्चे क्लास में होते हैं, हम जब रोज ऑब्जर्वेशन करते हैं और उसके दौरान जब हम देखते हैं बच्चों का डेवलपमेंट, तो उससे हमको ज्यादा चीजें दिखाई देती है। तो अभी हम चर्चा करेंगे टाइप्स ऑफ करिकुलम, ठीक है। तो सबसे पहला हम देखेंगे डीएपी करिकुलम। तो डीएपी करिकुलम का फुल फॉर्म कोई बताएगा? जैसे कि मुझे पता चला है कि आप लोग के साथ ये सेशन आपके साथ हो गया है, तो कोई बताना चाहेगा कि डीएपी का फुल फॉर्म क्या है? नाम लेती हूँ, कमलेश्वरी जोशी। तो डीएपी का फुल फॉर्म, ठीक है, मैं ही बता देती हूँ कि डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट प्रैक्टिसेस, विकासात्मक योग्य पद्धति जो कि अपने बच्चों के लिए बहुत ही जरूरी है। तो इसके बारे में डीएपी क्या है आप ये देखते हैं। और डीएपी में तीन चीजें बहुत ही जरूरी होती है, और मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले हम टाइप्स ऑफ करिकुलम देख लेते हैं। तो डीएपी करिकुलम है। दूसरा इंटीग्रेटेड करिकुलम, जिसे हम कहते हैं एकीकृत
पाठ्यचर्या, और तीसरा है थीमेटिक करिकुलम, जिसे हम कहते हैं हिंदी में विषयगत पाठ्यचर्या। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करेंगे डीएपी करिकुलम। तो विकासात्मक योग्य पद्धति के बारे में बात करेंगे। तो विकासात्मक पद्धति होता क्या है? तो करिकुलम जो है वो फोकस्ड होता है, तो डोमेन से फोकस्ड होता है, माइलस्टोन पे फोकस्ड होता है। बच्चे की चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन फॉर एग्जांपल अभी मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि कुछ पेरेंट्स होते हैं अपने की और बोलते नहीं मेरे बच्चे को ये नहीं आता है, मेरे बच्चे को वो नहीं आता है, इसका बच्चा तो सब कुछ कर लेता है। लेकिन क्यों जरूरी है कंपैरिजन करना? ही क्यों जरूरी होता है? कंपैरिजन करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हर एक बच्चे का समय आएगा, हर एक बच्चे का टाइम होता है, क्योंकि कंपैरिजन करके कुछ होने वाला है नहीं। तो इसलिए सबसे पहला जो है इसमें कंपोनेंट है वो है एज अप्रोप्रिएट। हमेशा जब भी हम प्लान करते हैं हमें हमेशा ध्यान में रखना है कि कोई भी प्लान करते समय, कोई भी एक्टिविटी करते समय एज अप्रोप्रिएट को ध्यान में रख के ही हमें करना है। न कि हम ये सोचे कि हाँ मेरे बच्चे को स्टैंडर्ड 1 में जाना है तो मैं स्टैंडर्ड 1 का ही सब अभी से इसको सब भर के भेज दूं। कुछ होने वाला नहीं है, सब बाउंस होके बाहर निकलने वाला है, राइट? तो हमको एज अप्रोप्रिएट ध्यान में रख के वो चीजें करनी है। दूसरा है इंडिविजुअल अप्रोप्रिएटनेस। से हमारे बच्चे में, हमारे क्लास में बच्चे 40 होते हैं, 50 होते हैं, तो हम ये नहीं देखेंगे कि खाली मेरे जो स्मार्ट बच्चे हैं मैं उनके लिए ही सोचूंगी। मेरे लिए 40 बच्चे बहुत जरूरी है, और हर एक बच्चे की नीड क्या है, इंटरेस्ट क्या है, उसके दौरान ही मैं प्लान करूं और उसके बारे में सोच के ही मैं अपनी आगे की चर्चा और एक्टिविटीज को प्लान करूं। और थर्ड है जो है कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कल्चर अप्रोप्रिएट होना चाहिए। जो बच्चे हर एक अलग अलग एरिया से आते हैं, उनका जो चाल होता है, उनका ढाल होता है, उनके जो वैल्यूज होते हैं, उनके फैमिली मेंबर्स के जो वैल्यू होते हैं वो सब अलग अलग होते हैं, और उनके बेस पे ही अपनी जो एक्टिविटी है वो आधारित होनी चाहिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कुछ हम अलग ही करने जाते हैं और फिर हाथ में वो आता नहीं जो उनको आना चाहिए। अगर हम मुंबई जैसे शहर में रह रहे हैं तो मुंबई जैसे शहरों में जो भी फेस्टिवल्स होते हैं उसके अराउंड ही हमको उनका कल्चर क्या है, उनके बोलते ना खाने पीने का तरीका क्या है, ऐसी एक्टिविटीज हो जो बच्चों के कल्चर में बैठे। तो ये अभी डीएपी का एक एग्जाम, मैंने आपको डीएपी क्या है उसके बारे में बताया और उसके 3 कंपोनेंट बताए। अब हम जा रहे हैं इससे एग्जाम्पल देखने की डीएपी है क्या। तो हमारे मुक्तांगन में हम डीएपी किस प्रकार से हम करते हैं वो मैं आपको बताना चाहूंगी। कि यहाँ पे एक लर्निंग गोल है, जो मैंने लर्निंग गोल के बारे में बात किया, लैंग्वेज लिटरेसी, जिसपे हमको ज्यादा जोर देनी है। जैसे इफेक्टिव कम्युनिकेटर के बारे में मैंने पहले बात की थी, उसके बाद अगर की स्किल के बारे में बात करते हैं कि की स्किल कौन सा डेवलप होना है बच्चों में, तो सुनने की, राइट? अब सुनने के लिए भी मुझे 3 से 4 साल के बच्चों के साथ कौन कौन सी एक्टिविटी लेने हैं जिससे कि मेरे बच्चे का लिसनिंग स्किल डेवलप हो, राइट? तो 3 to 4 years, 4 to 5 years, 5 to 6 years, ये अलग अलग स्तर है। तो एक पहले स्तर के लिए सेम स्तर में 3वीं क्लास के लिए तो लूंगी नहीं, कि जहाँ पे मुझे पता चले ना कि मेरा बच्चा कैसे धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, राइट? तो पहले स्तर में हम देख सकते हैं कि इसमें लिखा है कि बच्चा सुनेगा और वो सुन के बात करेगा, आई कांटेक्ट देगा, और वो हाव भाव फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू वो होम लैंग्वेज में बात करेगा। ठीक है, ये पहला स्तर हुआ जिसमें 3 से 4 साल के बच्चे से हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई ये करे। अब 4 to 5 years के लेवल में हम ये देखेंगे कि वो क्या कर रहा है। यहाँ पे बच्चा सेम सारी चीजें कर रहा है, पर यहाँ पे वो डुअल लैंग्वेज का यूज कर रहा है, जहाँ पे वो 2 भाषाओं का यूज कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि स्तर कैसे आगे आगे लेवल में बढ़ रहा है। और थर्ड है 5 to 6 years, जिसमें बच्चा अटेंटिवली सुन रहा है, ध्यान से सुन रहा है और आई कांटेक्ट दे रहा है, अप्रोप्रिएट फेशियल एक्सप्रेशन दे रहा है। बट यहाँ पे देखिए आप देख सकते मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल, जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जैसे हमारा मुक्तांगन वो इंग्लिश मीडियम है, तो उस बच्चा उस ईयर में वो इंग्लिश में बात कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि बच्चे का स्तर धीरे धीरे कैसे बढ़ रहा है, राइट? तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि बच्चे को 3 to 4 years में सब कुछ आ जाए, बट ये स्लोली द चाइल्ड इज गोइंग फ्रॉम डाउन टू अपवर्ड्स। ये है एग्जांपल एक डीएपी का। अभी हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, अब हम देखेंगे कि डीएपी का बेनिफिट क्या है।
तो डीएपी का बेनिफिट आप देख सकते हैं कि बच्चे जब डेवलपमेंट या प्रिपरेट प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत सारे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस होती हैं उसमें लैंग्वेज और नॉलेज स्किल ये सारी चीजों का डेवलपमेंट होते रहता है ये Sir, can you flash all the benefits? Just keeping in the time in mind. स्ट्रेटेजी यूज की जाती है और स्ट्रेटेजी यूज करने के दौरान बच्चे में बहुत सारे अपने आप सर्वांगीण विकास होते रहता है और उसमें ही उसके साथ ही लैंग्वेज संख्यात्मक फिर पीवीएस बोलेंगे तो अपना पर्यावरण विज्ञान का भी कॉन्सेप्ट धीरे धीरे डेवलप होते रहता है थ्रू डेवलपमेंट अप्रोप्रिएट प्रैक्टिसेस। उसमें ही बच्चों का खेल ये बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है जिसके द्वारा बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। लैंग्वेज डेवलपमेंट हर एक चीज इस खेल में हम देख सकते हैं। इसलिए खेल होना तो मैं सबको बोलूंगी भाई खेल जरूर से देना अपने बच्चों को, भले एक दो चीज की नहीं बताएंगे तो भी चलेगा, वो सीख जाएगा खेल के दौरान। ये लास्ट है कंसेप्ट नॉलेज। खुद बच्चा कंसेप्ट नॉलेज खुद नॉलेज निर्माण करता है, जैसे कि अलग अलग मटेरियल्स को यूज करके अलग अलग आइडिया को अपने संकल्पना से जोड़ के वह एक्टिविटीज करता है। तो ये है बेनिफिट्स ऑफ डीएपी। अभी हम चलेंगे दूसरे करिकुलम के ऊपर, इसका नाम है इंटीग्रेटेड करिकुलम, जिसे कहते हैं हिंदी में एकीकृत पाठ्यचर्या। तो अभी एकीकृत पाठ्यचर्या है क्या वो हम पहले देखते हैं। एकीकृत पाठ्यचर्या वो जैसे कि इंटरडिसिप्लिन भी कहते हैं, जैसे कि बोलते हैं ना हिंदी में इसे अंतर अनुशासन पाठ्यक्रम के नाम से भी जानते हैं, जहाँ पे टीचर और बच्चे साथ में आके एक्टिविटी करते हैं। इसके दौरान बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है। यहाँ पे कुछ भी रोक टोक नहीं होता है और जो बाउंड्रीज नहीं होते कि बाबा आपको यही करना है यही करना है यही करना है, इससे यहाँ पे होता नहीं। बट इस इंटीग्रेटेड करिकुलम को, एकीकृत करिकुलम को कैसे हम कनेक्ट करते हैं। आवाज नहीं आ रही है मेरी? Yeah, Sashi ma'am, we are really trying. Cutting एकदम बीच में से कट रहा है और बैकग्राउंड आवाज भी आ रहा है। Yeah, Sashi ma'am, I think you can continue with the video off. Maybe आप अपना वीडियो ऑफ करो तो मे बी थोड़ा बेटर होगा। या तो इंटीग्रेटेड करिकुलम जो है ये इस पे हम डिफरेंट हम इस पे थोड़ा वर्णन करना चाहूंगी कि यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं और इसको अलग अलग सब्जेक्ट को अलग अलग एक्टिविटीज के दौरान इसको लिए जाते हैं, जिसमें अलग अलग कॉन्सेप्ट्स बच्चों में एक्टिविटी के दौरान बताई जाती है। उनके कनेक्शंस जो है उनके रियल लाइफ एक्टिविटी से जुड़े होते हैं, जो कि रोज जो एक्टिविटी करते हैं डेली लाइफ से जुड़े होते हैं और ये बहुत ही मीनिंगफुल एक्टिविटीज के दौरान कनेक्टेड होते हैं और रियल लाइफ से जुड़े हुए। मतलब अब कोई एक्टिविटी हमने क्लास में की है, जैसे कि नंबर एक्टिविटी की है या फिर कोई एप्पल कटिंग की एक्टिविटी की है, तो ये बच्चे की रियल लाइफ से कितना कनेक्टेड होगा यह बहुत जरूरी होता है। तो इसे इंटीग्रेटेड करिकुलम कहते हैं। Yes, can you move on? तो मैं यहाँ पे इंटीग्रेटेड करिकुलम क्या है मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगी थ्रू एग्जांपल। यहाँ पे हम ये स्लाइड, हेलो कौशल। तो इंटीग्रेटेड करिकुलम में हमारे अलग अलग डोमेन्स आपने जिससे देखा है कि शारीरिक डेवलपमेंट, शारीरिक विकास हो गया, फिर आर्ट एंड क्राफ्ट जैसे एक्टिविटी हो गई। और कौशल प्लीज मूव ऑन टू अनदर दिस। लैंग्वेज लिटरेसी हो गया, भाषा का विकास किस प्रकार से होता है, कॉग्निटिव विकास किस प्रकार से होता है। तो उसके दौरान अलग अलग एक्टिविटीज कैसे की जाती है। जैसे कि अगर लेटर एफ करना है हमें तो जरूरी नहीं कि सिर्फ भाषा करेंगे तो ही लेटर एफ कर सकते हैं, तो जरूरी ये नहीं होता है। कभी कभी हम मैथ्स के थ्रू भी लेटर एफ कर सकते हैं। जैसे कि अभी लेटर एफ अगर मैं कर रही हूँ तो एफ फॉर फ्लावर, तो फ्लावर बहुत सारे फ्लावर लेके आऊंगी और बच्चों को बोलूंगी हाँ भाई चलो काउंटिंग करते कितने फ्लावर्स है,
चलो काउंटिंग करते हैं, चलो अभी न्यूज़पेपर में एफ लेटर कितने हैं, छोटे एफ लेटर कितने हैं, बड़े लेटर एफ कितने हैं, उसको सर्कल करिए, उसको काउंटिंग करिए। तो ये क्या हो रहा है, भाषा का विकास तो हो ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ मैथ्स भी उसका विकसित हो रहा है, राइट। तो अभी अगर मैं एस्थेटिक डेवलपमेंट की बात करूँ तो यहाँ पे एस्थेटिक डेवलपमेंट में फिंगर प्रिंटिंग देखिए, एफ फॉर फिंगर प्रिंटिंग, एफ फॉर फूड प्रिंटिंग, एफ फॉर लिटिल सी सॉन्ग, तो इस सॉन्ग के थ्रू भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे लैंग्वेज लिटरेसी का है, स्टोरी ऑन फ्रूट। तो ऐसे अलग अलग एक्टिविटी आप अलग अलग डोमेन्स के दौरान कर सकते हैं, जिससे कि बच्चे सिर्फ एक ही डोमेन से स्टिक रहना जरूरी नहीं है, हम अलग अलग डोमेन्स में जाके अलग अलग एक्टिविटीज की द्वारा यह कर सकते हैं। इसे इंटीग्रेटेड करिकुलम कहते हैं, जो कि एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है, ऐसे कुछ ये अलग सेपरेशन में नहीं करना है। ओके, यस क्वेश्चन, मूव ऑन टू अनदर सेशन। अब इसके हम बेनिफिट्स देखेंगे कि इंटीग्रेटेड करिकुलम का बेनिफिट क्या है, इंटीग्रेट जो पाठ्यचर्या उससे हमें क्या बेनिफिट मिलता है। तो ये अंडरस्टैंडिंग लाता है, बच्चों में डीपर अंडरस्टैंडिंग लाता है, वो किसी भी कॉन्सेप्ट का विषय के ऊपर चर्चा करने के लिए या फिर उनको समझने के लिए, वो ये भी यहीं पे भी यही बोल रहे हैं कि रियल लाइफ से वह एक्सपीरियंस अच्छे से मिलता है, वो इंकरेज करता है। प्रोवाइड्स कनेक्शन अमंग्स्ट वेरियस करिकुलम डिसिप्लिन, बच्चों को अलग अलग बोलते हैं कनेक्शन मिलते हैं करने के लिए कोई भी एक्टिविटीज के दौरान। फिर उनको अलग लर्निंग स्टाइल, तभी लर्निंग स्टाइल के बारे में बात करूँ तो है अपने विजुअल लर्निंग, हेलो हेलो एस्थेटिक, हेलो हेलो, हाँ, we can hear you. ओके। सो अलग अलग लर्निंग स्टाइल के बारे में बात करूँ तो अपना विजुअल है, फिर ऑडिटरी लर्निंग है, एस्थेटिक लर्निंग, तो ये सारे अलग अलग लर्निंग स्टाइल्स है जिसके दौरान बच्चे अलग अलग एक्टिविटीज सीख सकते हैं। ये नाउ नेक्स्ट, तो अभी हमने देखा कि इंटीग्रेटेड लर्निंग क्या होता है। अब हम जाएंगे थीमेटिक करिकुलम के ओर। थीमेटिक करिकुलम होता क्या है? तो थीमेटिक करिकुलम ये होता है कि जो एक दूसरे के विषय से कनेक्टेड होते हैं, और एक बोलते ना कि टीचिंग और लर्निंग वेयर मेनी एरियाज ऑफ करिकुलम आर कनेक्टेड टुगेदर एंड इंटीग्रेटेड विद इन अ थीम। एक ही थीम में वो पूरा जुड़ा होता है। अभी सपोज अगर कोई मैंने एक्टिविटी ली फूड के ऊपर, या फिर मैंने कोई एक्टिविटी ली बर्थडे के ऊपर, ठीक है, तो उस बर्थडे के दौरान ही मैं ऐसे अलग अलग एक्टिविटीज करूंगी जिससे कि बच्चों का अलग अलग डोमेन्स में अलग अलग डेवलपमेंट हो। ये तो ये जो थीम होता है ये सिर्फ बोलते हैं ना कि एक दिन या 2 दिन के लिए नहीं होता है, ये वीक मतलब हफ्ते और 1 महीने तक चलता रहता है। बच्चों की रुचि के अनुसार यह थीम आधारित होता है, और बच्चे यह डिफरेंट अलग अलग विशेषताएं भी हमने देख सकते हैं, जिसमें कि है चाइल्ड सेंटर्ड होता है। बच्चों के इच्छुक जो एक्टिविटी होती है वो डायरेक्ट प्रत्यक्ष उन लोग एक्सपीरियंस लेते हैं, और प्रत्यक्ष एक्सपीरियंस लेने के बाद तो कोई सेपरेशन ऐसी कोई चीजें ये नहीं होती हैं, और उन लोग एकत्रित आके ये एक्टिविटी करते हैं। नेक्स्ट ऑल्सो सो इट इज फ्लेक्सिबल होता है, लचीला होता है, बच्चों को समझने में कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है, इससे बहुत मजा भी आता है। अभी मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे आपको बताना चाहूंगी, जैसे कि मेरा थीम है वेजिटेबल। अभी वेजिटेबल थीम है, लेकिन इसके दौरान भी बच्चे कितने अलग अलग डोमेन्स में क्या क्या सीख रहे हैं, क्या क्या एक्सपीरियंस ले रहे हैं, आप देख सकते हैं। जैसे अगर कॉग्निटिव स्किल के कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में बात करूँ तो फील्ड ट्रिप के दौरान बच्चे कैसे वेजिटेबल सेलर के पास जाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे वेजिटेबल, इसके शेप के बारे में बात करेंगे, साइज के बारे में बात करेंगे, क्लासिफिकेशन किस प्रकार से कर सकते, रॉ ऑन ये कच्चा है या पक्का है वेजिटेबल, से सॉर्टिंग करके उसे काउंटिंग कर सकते हैं। इसके बाद फिजिकल मोटर डेवलपमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो उसमें बच्चा क्या कर सकता है, पोटैटो रेस कर सकता है, प्रिपेयरिंग वेजिटेबल सलाद कर सकता है, कैच द ब्रिंजल, उसमें बच्चों का ग्रॉस मोटर तो डेवलप हो ही रहा है, लेकिन ये बातें फिजिकल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही जरूरी है जब हम ये एक्टिविटी लेते हैं, राइट। उसके बाद लैंग्वेज लिटरेसी है, लेबलिंग वेजिटेबल्स है, फिर शो एंड टेल के दौरान वेजिटेबल के बारे में बच्चे बात कर सकते हैं, पपेट शो कर सकते हैं, एनरिचिंग क्लासरूम कर सकते हैं। जब हम वेजिटेबल या कोई भी कॉर्नर हो उसको वेजिटेबल सेलर बोलते हैं ना, वेजिटेबल वेंडर के थ्रू उसको रूपांतरित कर देना। तो ये सारे एक्टिविटीज हम थीमेटिक करिकुलम जब करते हैं तो हम ले सकते हैं, जिससे कि बच्चों को बहुत सारे, और इससे बच्चों को भाषा का विकास होता है, फिजिकल डेवलपमेंट का विकास होता है,
कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बहुत सारी सोच, बोलते हैं 21st सेंचुरी स्किल भी बहुत सारी इसमें जुड़ जाती है। ये कौशल, ऐसे ही आप एस्थेटिक डेवलपमेंट भी देख सकते हो, सोशल इमोशनल डेवलपमेंट में भी बहुत सारी चीजें बच्चे सीखते हैं। वाई थीमेटिक करिकुलम, थीमेटिक करिकुलम क्यों जरूरी है, राइट? तो ये इसलिए जरूरी है कि बच्चों में वो रुचि लाता है, उनको इतना बहुत खुश होते हैं, वो कोई भी चीज करते समय इतना शेयरिंग होता है, इतना बातें करते हैं बच्चे, और डीपर कनेक्शन होता है, अलग अलग बातें करके अलग अलग, मतलब हमें भी नहीं लगेगा कि बच्चा क्या किस चीज से एक्सपीरियंस करके क्या बोल देगा, और मीनिंगफुल हमें डेली लाइफ से वो जुड़ी होती है। और हमें सभी थीम बेस्ड लर्निंग सपोर्ट्स डिफरेंट लर्निंग बेस्ड, राइट? तो हर एक जो थीम बेस्ड लर्निंग होता है वो सपोर्ट किस तरह डिफरेंट लर्निंग नीड से जुड़ी हुई होती है। ये प्रोसेस कैन वी गो। तो अभी हमने ये 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमने करिकुलम देखे। अभी मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी कि डीएपी करिकुलम हमने देखा, इंटीग्रेटेड करिकुलम देखा, थीमेटिक करिकुलम देखा, कॉम्बिनेशन ऑफ 3। अभी इसमें हमको क्या करना है कि ए बी सी डी और ई। तो आपको क्या लगता है, आप लोग कौन सा करिकुलम आप अपने क्लास में यूज कर रहे हैं या उपयोग में लाते हैं? तो आप प्लीज चैट पे बताइए। ए बी सी, अगर कॉम्बिनेशन ऑफ 3 है, आप तीनों का यूज करते हैं तो आप ABC लिख सकते हो, या फिर आप डीएपी करिकुलम अगर आप यूज में लाते हो तो आप ए लिख सकते हो, इंटीग्रेटेड करिकुलम अगर आप यूज लाते हो तो बी लिख सकते हो, थीमेटिक ला रहे हो तो आप सी लिखो, या फिर आप दूसरा कुछ आप यूज कर रहे हो, कोई दूसरा करिकुलम यूज कर रहे हो तो आप उसे लिखिए। तो आप जरा ये एक सेकेंड का टाइम देती हूँ मैं आपको, तो आप कौन सा ये करते हैं बताएंगे? डी, यस, ओके। और ये सब अभिषेक जी, अगर आप बोल रहे हैं कि आप तीनों कर रहे हो तो आप इसका एग्जांपल देना चाहेंगे कि आप कैसे कर रहे हैं? ये अभिषेक जी, अच्छा राम बाबू जी, अभिषेक जी नहीं बोल रहे हैं। राम बाबू जी आप बताएंगे आप तीनों कैसे कॉम्बिनेशन में ला रहे हैं अपने इस करिकुलम को, कैसे यूज में ला रहे हैं आप? कोई बताएगा मुझे? नहीं बताना है? Am I audible or not? Yes, Ashri ma'am, we can hear you. Yeah, Alok has raised his hand. जी बोलिए। या सो हम लोग मतलब हमारा ये अप्रोच ऐसा रहता है कि हमने कुछ थीम्स ली हैं, लाइक एनसीईआरटी ने ही 10 थीम्स दे रखी हैं। उन थीम्स में हम लोग ये ट्राई करते हैं कि हमारा जो वो डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट बच्चों के प्रोग्रेशन और उनके 5 जो हमारे डोमेन्स हैं उनको फोकस करती हुई एक्टिविटीज एंड ये रहे। और उसमें इंटीग्रेशन हमारा रहता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी थीम चल रही है फ्रूट्स की या इसकी, तो हम लोग उनको उसके बेसिस पर एक एक्टिविटी होगी, दूसरी एक्टिविटी होगी, कुछ टीचर इनिशिएटेड एक्टिविटीज होंगी, कुछ स्मॉल ग्रुप एक्टिविटीज, इस तरीके से रहता है। अच्छा, बहुत अच्छा, मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा कि आप ये तीनों का कॉम्बिनेशन कर रहे हो और बहुत अच्छे तरीके से आप अचीवमेंट भी कर रहे हो। थैंक यू फॉर शेयरिंग। यस, कैन वी मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड? हाँ मैम, मैं बोल रहा हूँ कि कहीं ना कहीं बच्चे मैम अगर थीम आधारित या फिर एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग रहे, बच्चे उसे करने के लिए बड़े उत्साहित रहते हैं और उनको वो करके मतलब करके सीखने का जो मजा होता है और वो उसका ज्ञान जो होता है लंबे समय तक रहता है। तो हम कहीं ना कहीं इसका प्रयोग करते हैं जिससे हमें भी पढ़ाने में मजा आता है, बच्चे भी रुचि में मतलब क्लास को एकदम मजे से पढ़ने में बहुत मजा लेते हैं, तो इससे बहुत अच्छा हो जाता है क्लास। Yes, yes, very true. Agree, बच्चे का ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाता है मैम, और उससे नई नई चीजें भी और सीख लेते हैं जो हम सिखाना ना भी चाहे, लेकिन बच्चे उसको सीख जाते हैं। हमें पता नहीं होता कि हम इसको भी सिखा सकते हैं, लेकिन बच्चा कहीं ना कहीं भाषा के साथ में अंकों का ज्ञान थीम आधारित रहता है। तो हम सिर्फ एक फल को ही दिखा दिए तो फल से हो सकता है हम बच्चे से और कुछ भी निकल सकता है जो हम भी ना कभी देख सके, तो हमें भी उनसे सीखने का एक मौका मिलता है। वेरी गुड। यस, सही बात बोला राम बाबू जी कि बच्चों से हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं। यस, एग्री।
यस, अभी मैं ये हुआ आज का सेशन जहाँ पे हमने 3 अलग अलग करिकुलम के बारे में बात की है, जहाँ पे मैं समरी शॉर्ट में बता दूंगी आपको कि इसमें सबसे पहले हमने बात किया डीएपी करिकुलम, विकासात्मक योग्य पद्धति, दूसरा है एकीकृत पाठ्यक्रम, तीसरा है थीमेटिक करिकुलम, विषयगत पाठ्यक्रम के बारे में बात की हमने, ये हमारा समरी। बट ये सब पूरा करने के लिए सबसे जो ज्यादा 5 चीजों की जरूरत होती है वो मैं अभी कौशल मैडम को बोलूंगी फ्लैश करने के लिए, कि कोई भी जो करिकुलम हम को बढ़ावा देना है तो हमें ये 5 चीजें हमेशा याद रखनी है कि भाई, क्योंकि जब भी हम करिकुलम काम करते तो ये याद रखिए क्रिएटिंग और कैरिंग कम्युनिटी ऑफ लर्नर, हमेशा बच्चों को तेरा हमेशा देखभाल वाला समुदाय हो, बच्चे हो, टीचर हो, हमेशा उनको देखभाल करते करते हमें वो लर्निंग का फीलिंग्स ही तभी आएगा जब हम सब खुश रहेंगे और सब स्वस्थ रहेंगे, राइट। अभी दूसरा है कि टीचिंग टू एनहांस डेवलपमेंट एंड लर्निंग, जिसमें सीखने और विकास और सीखने को बढ़ावा के लिए जो शिक्षण देना है वो इसमें होना बहुत जरूरी है। कोई भी एक्टिविटी हो, कोई भी अगर हमें गोल अचीव करना है तो उसके लिए प्लानिंग करना बहुत जरूरी है, भाई वो छोटी से छोटी एक्टिविटी क्यों ना हो। चौथा है असेसिंग चिल्ड्रन डेवलपमेंट एंड लर्निंग, बच्चों का असेसमेंट करना थ्रू एक्टिविटी एंड लर्निंग होना बहुत जरूरी है। और लास्ट है कि परिवार के साथ पारस्परिक संबंध बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चों के लिए और उसके विकास के लिए बहुत ही बोलते ना लाभदायी है, जो मैं बोल सकती हूँ। जो मुक्तांगन में जैसे हम बोलते हैं कि वो त्रिकोण है कि बच्चा बीच में है और मम्मी पेरेंट्स और टीचर तरफ है और दोनों को साथ लेके आके बच्चे का डेवलपमेंट करना है। तो ये रहा आज का सेशन। अगर कुछ गलत बोला होगा तो उसके लिए माफ करना। थैंक यू सो मच, मुझे बहुत खुशी हो रही है सेशन से लेके। थैंक यू। 5 मिनट ज्यादा ले लिया, सॉरी दैट आपने। Yeah, no problem. I think Nitesh ji, you've raised your hand. Can you please write in the chat because already हम 5 मिनट लेट चल रहे हैं. And अगर हमें 4 बजे के पहले वक्त मिलेगा, so we would love to hear you, Nitesh ji. So thank you, बट Shashi मुझे ma'am. बस एक चीज था जानना ना Okay. कि इसकी दुश्वारियां हैं बड़ी अलग अलग, वो थोड़ा अगर हम, क्योंकि गवर्नमेंट सिस्टम के लिए क्या बढ़िया होता है, क्योंकि आप लोगों ने बहुत जगह किया होगा या देखा होगा, तो वो सजेशन मुझे हम लोग जरूर चाहेंगे, क्योंकि थीमेटिक के लिए जिस तरह से देखा है मैंने, बहुत स्किल्ड और बाकी उस तरह की चीजें चाहिए होती है, तो क्या बेस्ट होगा जरूर ये कभी डिस्कशन में मुझे मतलब थोड़ा समझना है वो। Okay. तो So जरूर Nitish ji, आप end of the session जब फीडबैक आप भरेंगे उसमें कमेंट सेक्शन में प्लीज आपकी ये सजेशन प्लीज लिखिए। ओके, सो क्वेश्चन है या कोई सजेशन है, कुछ भी आपको क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में फीडबैक फॉर्म में प्लीज भरिए। ओके, सो नीतीश जी को नहीं, पर सभी को ये कहना चाहूंगी, आज के सेशन में कोई क्वेश्चंस आए हो आपको और क्लैरिटी चाहिए या उसके बारे में और आगे चर्चा करनी है, whatever it is, yeah, thanks Alok. Okay, so we can take it up. Thank you Sashi for a very informative session. I know time is always a constraint और ये आपका पहला सेशन था, तो I know it was a speed up thing, but I'm sure next session तक थोड़ा you will get an idea how to go little slow and whatever it is. Okay, so आज के केस प्रेजेंटेशन की तरफ मूव करते हैं। आज का केस योगेश जी प्रेजेंट करने वाले हैं। So योगेश जी and गौरी मैम, over to you. ओके, इसके पहले योगेश जी बोले, सबको मैं एक बताना चाहती हूँ, आपके इतने अच्छे अच्छे लाजवाब सवाल होते हैं, ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, प्लीज आपके जो भी सवाल है, आप जो भी कर रहे हो, आपका जो भी इश्यू है, जो भी आपने प्रॉब्लम सॉल्व की है, उसको आप केस में डालिए और हमारे पास भेजिए। नीतीश जी, आलोक जी, आप एक केस में खत्म मत हो जाइए, हमारा सीखते रहना है, ये प्रोजेक्ट चलने वाला है, हमारे सेशंस होते रहने वाले हैं। अभी आप जो बोल रहे थे ना कि हम ये इंटीग्रेट कैसे होता है, ये कैसे सब एक साथ मिलाते हैं, ये आपका सवाल जो है, आप सवाल तो कीजिए हमें, लेकिन उसको केस के रूप में भेजिए, तो हम उसको और अच्छे से विस्तृत में उसके ऊपर हम सकते हैं। ठीक है, सो नीतीश, आलोक, राम बाबू, एवरीवन प्लीज, और जिन्होंने अब तक केस नहीं भेजा है प्लीज केस भेजिए, आपके सवाल डालिए उसमें, आपके सोल्यूशंस डालिए, आपने क्या क्या ट्राई किया है अभी तक, जितना हमारे अलग अलग सेशंस हुए हैं अभी, 2 वर्कशॉप्स हो गए, उसमें से कौन सी चीजें आपने इम्प्लीमेंट की है, कौन सी कारगर रही है, कौन से नहीं आप कर पाए, आपको अभी भी सवाल है, प्लीज सब केस में डालिए और हमारे साथ शेयर कीजिए। और इतना कोई डिफिकल्ट टेम्पलेट नहीं है, 4-5 सवाल इसलिए है ताकि आप उसको स्टेप बाय स्टेप मैनर से उसको सोच सके और फिर सही तरह से उसको प्रस्तुत कर सके।
ठीक है, कोई आपको मेंटल लोड देने का हमारा कोई ये विचार नहीं है। अब ये देखिए योगेश जी ने हमको केस आपके मोबाइल पे टाइप कर दिया, फोटो खींच के भेज दिया, इतना आसान कर दिया है हमने तो। यस, थैंक यू आलोक, थैंक यू सो मच, थैंक यू नितिश फॉर रिस्पॉन्डिंग एंड राइट इन सिंपल शॉर्ट वेज, हम आ जाता है समझ में। देखिए आप आज इनका देखिएगा, इन्होंने छोटा सा ही लिखा है, सिंपल लिखा है, वी अंडरस्टूड, ओके। और जो नहीं भी समझ में आएगा, हमारे पास 20 मिनट का वक्त तो होता ही है, हम एक दूसरे को सवाल पूछ के क्लियर कर सकते हैं। बट डोंट स्टॉप, सेंड, कीप इंटरैक्टिंग लाइक दिस विद अस, ऑलराइट। एंड आई वांट एवरीवन टू प्रॉमिस, पुष्पा, पूनम, सत्या, कौशिक, सुवर्णा, वैजयंती, ज्योत्सना, राजू, योगेश्वरी जी, सेबी, या please send different cases of what you are implementing, जो आपके सवाल है, कौन से इश्यूज आप फेस कर रहे हो, किसी भी एस्पेक्ट आपके ईसीसी के काम को लेकर हो सकता है, ऑलराइट। प्रेम वर्मा जी, मनोज कुमार, ओके ओके, नहीं ये हम भेजेंगे, ये भी हमारा केस आएगा आपके पास, जैनब जी के पास आएगा, प्रॉमिस एवरीवन, ओके, ऑलराइट। ओके, तो आज देखते हैं योगेश जी ने क्या हमें हमारे सामने लाया। बहुत ही अच्छा केस है ये, दिलचस्प है, समथिंग दैट ही मेक अस थिंक अ लॉट। और जो हम अभी करिकुलम कर रहे हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में भी हम देख सकते हैं कि कैसे ये सारी चीजें जब हम प्रॉब्लम्स बोलते हैं, इट्स पार्ट ऑफ आवर करिकुलम इवॉल्वमेंट प्रोसेस। हम जैसे जैसे हम सीखते जाते हैं, उसको और अप्लाई करते जाते हैं, उसका पूरा प्रोसेस है। ओके, ऑलराइट, यस योगेश जी, आप पढ़ना शुरू कर सकते हैं। जी नमस्कार सभी को, मेरी आवाज सुनाई दे रही है आप लोगों को? यस यस, आ रही है क्लियरली। जी, तो सबका स्वागत है। और ये जो मेरा दूसरा केस है जो मैं आज प्रस्तुत करने वाला हूँ। तो मुक्तांकन की टीम को धन्यवाद है कि उन्होंने दूसरी बार मुझे मौका दिया। एक बड़ा परिवर्तन ये हुआ है कि जब ये केस स्टडी मैंने भेजा था जून में, तब मैं CLR के नाम से जो संस्था है वहां पर था। अभी मैं FCL के नाम पे एक संस्था है उनके साथ में हूँ। ओके, तो वो चेंज हुआ है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम चेंज कर हाँ। देंगे। आज का जो केस स्टडी है वो जब मैंने आंगनबाड़ी केंद्र जाना चालू किया था, वहां पर एक बच्ची आ रही थी, परिवर्तित नाम है रचना, जो कि उसी समय पे ही वो जस्ट 3 साल 2 महीने की हुई थी और वो आंगनबाड़ी केंद्र उसने आना चालू किया था। तो शुरू का 1-2 दिन जो है वो बड़ी खुशी खुशी आई, केंद्र में घूमी, बच्चों के साथ में खेली, घूमी, मिली, इस तरह से उसको बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था। जी, उसे बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा था। तो शुरू के 2-3 दिन तो वो बहुत ही अच्छे से आई, बच्चों के साथ में खेलना, इधर उधर करना, ये उसे काफी अच्छा लगा था। उसके बाद में उसे समझ में आ गया कि केंद्र में आते हैं तो काफ़ी टाइम रुकना पड़ता है और यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जिसको पालन करना पड़ता है, जैसे बैठना है, जैसे खाने का टाइम टेबल है, गाने का टाइम टेबल वगैरह वगैरह। तो वो सारे चीज़ों को उसे करना पड़ता है। तो शुरू के 2-3 दिन तो उसने बड़े एंजॉय किया। उसके बाद में उसे लगने लगे कि यार ये तो रोज का रूटीन है और ये कितना बोरिंग है। तो उसके बाद में उसका वो केंद्र नहीं आने के लिए अपना पूरा ताकत लगाने लगी घर पे। तो घर के लोगों ने भी अपना ताकत लगाया वापस कि नहीं, केंद्र तो जाना ही पड़ेगा। वो उसे खींच तान के घर, मतलब के अपने घर से केंद्र लेके आते थे और छोड़ देते थे। तो वो उसने क्या किया कि अपने आप को मतलब केंद्र तो आ जाती थी बट एक कॉर्नर में बैठती थी और कोई रिस्पॉन्ड नहीं करती थी। मतलब दूसरे बच्चों के साथ में बातचीत नहीं करना, गतिविधि में भाग नहीं लेना, और यदि उससे कोई बात भी कर रहा है तो वो रिस्पॉन्ड नहीं करती थी। वो एक जगह पे बस बैठ जाती थी और उसके अलावा उसे और किसी से कोई मतलब नहीं, इस तरह का चीज़ था। तो ये काफ़ी दिन तक इस तरह से चल रहा था। जी। घर के लोग जब उसे लेके आते थे केंद्र में, तो उसे काफी सारा चीज जो है कि तुम केंद्र में जाओगे तो वहाँ चॉकलेट मिलेगा, हाँ तुम केंद्र के अंदर रहना, हम केंद्र के बाहर बैठ के तुम्हारा छुट्टी होने का इंतजार करेंगे। हाँ, जो जो रोज केंद्र जाते हैं वो बच्चे अच्छे होते हैं, जो घर में रहते हैं वो अच्छे बच्चे नहीं होते हैं। इस तरह का सारा बातचीत वो घर में उनके पालक उससे करके आते थे और ये सारा कुछ ये चलता रहा। जी। तो उसी को लेकर ही मैंने ये केस लिखा था। मेरे मन में ये समस्या आ रही थी कि एक तो
ऐसा क्या करे कि रचना नियमित रूप से खुद से आंगनबाड़ी केंद्र आने के लिए प्रेरित हो, उसे आंगनबाड़ी केंद्र अच्छा लगे आना, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। दूसरा, जो उनके घर के जो गार्जियन है, पालक हैं, वो उससे इस तरह का झूठ ना बोले कि केंद्र में चॉकलेट मिलेगा, हम बाहर बैठे रहेंगे, वगैरह वगैरह चीज़ें। और रचना के मन में कहीं ना कहीं गिल्ट ना महसूस हो कि मैं केंद्र नहीं जाऊंगी तो मैं अच्छी बच्ची नहीं हूँ, क्योंकि उसके घर में ही बोल रहे हैं कि जो केंद्र जाते हैं वो अच्छे बच्चे होते हैं, जो केंद्र नहीं जाते हैं ना वो अच्छे बच्चे नहीं होते हैं। तो एक गिल्ट महसूस ना करे आगे चलकर कि यार मैं तो अच्छी बच्ची नहीं हूँ क्योंकि मैं केंद्र नहीं जा रही हूँ। तो ऐसे 3 समस्या का स्तर है जो मुझे लगता है कि मेरे मन में चल रहा था रचना को लेकर। जी। समस्या को समझने के बाद में अपने स्तर पे मैंने जो कोशिशें की है, हाँ, हाँ जी, सॉरी, जो मुझे लग रहा है कि ये रचना जो है वो आंगनबाड़ी केंद्र इसलिए नहीं आना चाहती है। तो एक तो उसे जो आंगनबाड़ी केंद्र का जो भी गतिविधियां हैं, वगैरह वगैरह चीजें जो हो रही आंगनबाड़ी केंद्र में, वो उसे रुचिकर नहीं लग रहा है। दूसरा, घर छोड़ने की वजह से उसे थोड़ा असुरक्षा का भाव महसूस हो रहा है, क्योंकि उसने अभी अभी 3 साल पूरा किया है। तो अब वो नई जगह पे आ रही है जहाँ पर काफी सारे उसके अलग अलग मोहल्ले के दोस्त हैं, कार्यकर्ता और सहायिका भी एक नया चेहरा है। तो थोड़ा असुरक्षा का भाव है, ऐसा लग रहा है जी। और और घर में जैसे उसे बोलकर भेजा जाता है कि वहां पे चॉकलेट मिलेगा, वहां पर तुम्हारे साथ में जो भी कुछ जो झूठा चीज है कि चॉकलेट मिलेगा, या वहां पर तुम्हें रोज दूध मिलेगा, वगैरह 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 चीजें, या फिर हम तुम केंद्र के अंदर रहना, हम केंद्र के बाहर बैठे रहेंगे, वो भी उसे झूठा होता महसूस हो रहा है, क्योंकि ऐसा कुछ हो नहीं रहा है शायद केंद्र पे कि रोज उसे चॉकलेट मिले, या जब वो केंद्र से बाहर निकलती है तो माँ पिताजी नहीं बैठे हैं, तो उसे वो चीज समझ में आ रही है कि घर के लोग झूठ बोल के भेज रहे हैं जी। और सर चौथा नंबर स्क्रोलिंग, तो मैंने बोला ही था कि रचना को ये महसूस हो रहा है कि जो बच्चे केंद्र नहीं ठीक है, जाते हैं वो अच्छे बच्चे नहीं हैं जी। ओके, जी। तो मेरे स्तर पर जो कोशिशें हुई हैं, क्योंकि ये केस जो है वो जून का था, तो अपने लेवल पे मैंने 4-5 महीने जो कोशिशें की हैं उसको भी मैं थोड़ा सा जोड़ूंगा उसमें। तो पहला तो ये है कि रचना की उम्र के अनुसार, उस उम्र में 3 साल की उम्र में बच्चे की क्या जरूरत होती है, उसे समझना कि जैसे 3 साल का बच्चा ज्यादा देर नहीं बैठ सकता, उसकी बैठने की क्षमता या ध्यान केंद्रित करने की क्षमता 5 से 10 मिनट ही है, तो उतने देर ही बैठ सकता है। दूसरा, उसे अपने मन का करना बहुत अच्छा लगता है, उसे बहुत ज्यादा आप यहीं पे ही बैठो, ऐसा ही करो, ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं, तो उसे मन के करने का देना। दूसरे बच्चों के साथ में उसकी दोस्ती, जो उसके जो केंद्र पे आते हैं बच्चे, उनके साथ में थोड़ी दोस्ती कराई, उसके साथ में थोड़ा खेलने कूदने को मिला। आ, पालक जो नियमित रूप से रचना को छोड़ने के लिए केंद्र पे आते हैं, उनसे भी बातचीत हुई कि उन्हें आप झूठ बोलकर केंद्र मत भेजिए कि चॉकलेट मिलेगा, वगैरह वगैरह, खिलौना मिलेगा, अपन जो भी कुछ है, ये भी था। और केंद्र पे जो लोग हैं, जैसे जैसे मैं उस केंद्र पे काम करता हूँ, तो मेरे द्वारा जो कार्यकर्ता दीदी है या सहायिका दीदी है, उसके द्वारा बार बार उसे अपनापन और सुरक्षा का भाव, मतलब उसे यदि वो खेल रही है तो उसकी आंखों में देखना, थोड़ा मुस्कुराना, उसके सर पे थोड़ा हाथ सहलाना, तो उससे एक अपनापन और जो सुरक्षा की भाव है वो जो बिल्ट होगा इनर रूप से, उससे भी शायद आने को उसको मन करेगा। उसे अपने मन की करने की स्वतंत्रता, उस जिस एज में है वहां पर, जैसे हम लोगों ने बोला कि यदि किसी चीज को छू रही है, उठा रही है, तो उसे भी करने के लिए देना कि हाँ चलो तुम कोशिश करो, तुम कर सकते हो, तुम वगैरह वगैरह। और यदि वो कोई बात बोल रही है तो उसे सुनना, मतलब 3 साल के बच्चे काफी कुछ एक्सप्रेस करने लगते हैं, तो टूटा फूटा ही सही, लेकिन उसको सुनना, उसको प्रोत्साहित करना, उसकी उसकी प्रशंसा करना। तो ये कुछ चीजें हमने ऑलरेडी करके देखा है वंडरफुल वंडरफुल, जी। और अभी थैंक यू। अभी क्योंकि रचना को आते ऑलमोस्ट केंद्र पे आते 5 महीना हो चुका है, तो अभी उसकी आदत जो है वो पहले की तरह तो नहीं है, मतलब जब छोड़ के पहले जाते थे तो बहुत रोती थी, चिल्लाती थी, और केंद्र में एक एक जगह पे बैठ जाती थी। अभी वो काफी भाग लेती है गतिविधियों में, बच्चों के साथ में एक दोस्ती दिख रहा है। थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि अभी उसने बहुत ज्यादा 5 महीने का ही सफर पूरा किया है, तो अभी थोड़ा वेट एंड वॉच भी चल रहा है।
तो सर योगेश जी, इसके पहले कोई और सवाल पूछे? मैं पूछना चाहूंगी कि इस तरह का केस हमने पहले भी डिस्कस किया है, हाँ, हाँ। अगर मैं गलत ना हूँ तो। इस तरह के बच्चों को कैसे इन्वॉल्व करें, कैसे उसको वर्णन दें। तो हमने जो पहले जो स्ट्रेटेजीज डिस्कस की है या रिकमेंडेशन दी है, उसमें से आपने कुछ ट्राई किया है? हाँ, जैसे बच्चों को अपने मन का करने का देना, अपने मन, उनके मन का हो तो उसे उसे जो अंदर से कॉन्फिडेंस महसूस होता है वो हमने ट्राई किया है। बच्चों के साथ में दोस्ती कराना वो हमने ट्राई किया है। तो ऐसे कुछ चीज तो पहले से ही ट्राई किया हुआ है। गुड गुड। जी। यस, अभी हम क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस पूछेंगे, 2-3 सवाल ही लेंगे। यस, राम बाबू जी, आपको सवाल है, आप पूछ सकते हैं क्लैरिफाई करने यस के लिए। मैम, रिकमेंडेशन हम बाद में करेंगे। यस मैम, यस मैम। मतलब ये मैं सर को मतलब ये कहना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत ही अच्छा मतलब सब चीज किया। मैं भी रहता तो यही करता, लेकिन जैसे पेरेंट्स छोड़ने आते उस जगह पे मैं ये कहना चाहूंगा कि पेरेंट्स ना आए, वो बच्चों के साथ ही अगर वो आंगनबाड़ी केंद्र आए तो ज्यादा बेटर रहेगा और उससे बहुत मजा आएगा, क्योंकि कोई बच्चा उनके पास का आता है तो वो बच्चे आने के लिए प्रेरित होते हैं। जी मैम, बस। तो आपका सवाल क्या है राम बाबू जी? अब मेरा सवाल ये है मैम कि जैसे कि रचना वो कुछ दिन मुझे रुचिकर लगा, लेकिन वो बाद में क्यों नहीं लगा? क्योंकि या तो फिर आप शुरू में इस तरीके का क्लास दे रहे थे जैसे कविता, या फिर कुछ बच्चों को एक्टिविटी या क्रिएटिविटी करने के लिए ताकि वो उसमें इन्वॉल्व रहे, वैसा हो रहा था कि कुछ दिन वो हुआ और उसके बाद वो बंद हो गया, इस तरीके की कुछ हुई जो उसे रुचिकर ना लगने लगा। मेरा ये सवाल था। ओके, ओके। और कोई सवाल है किसी को? Anyone else? तो राम बाबू जी ने कुछ सवाल पूछा है, योगेश जी आप बताना चाहेंगे इसके बारे में? बिल्कुल बिल्कुल जी। तो रचना जब पहले जब आई थी तो उससे एक तो ये था कि रचना बेसिकली उसने बहुत 3 साल का उम्र जैसे ही पूरा किया तो उसके अपने पालकों के साथ में आती थी, और पालक भी उसे उस तरह से नहीं देख रहे थे कि रचना को फुल टाइम लेके आए। तो आते रचना अंदर में खेलती रहती थी, 1-2 घंटा खेलती थी और उसके बाद में वो वापस चले जाती थी। तो उसे ये पता था कि मेरे पालक बाहर बैठे हुए हैं और मैं थोड़ा देर यहाँ पे खेलूंगा 1-1.5 घंटा। और उस समय पे वो जो इन्वॉल्व था कि पूरे टाइम जैसे कि प्रार्थना होता है। अरे वो म्यूट हो गए, कहाँ चले गए? योगेश जी, देखो योगेश जी कहाँ चले गए, वो बात कर रहे थे। हाँ, उनका नेटवर्क चला गया। ज्योत्सना, आप क्या सवाल पूछ रहे हो? बच्चे के घर और स्कूल का अंतर क्या है? ओके। और किसी को कुछ सवाल है? हम जैसे ही आएंगे हम पूछ लेंगे। आप विजय यादव जी, आपको कुछ सवाल है कि आप उनको अप्रिशिएट करते हैं? जी मैम, मेरा सवाल है कि ये जो केस स्टडी जो लिखा हुआ है, क्या उसको कुर्ती देव में लिखा गया है या फिर मंगल पंड पे? क्योंकि मतलब वो जानना चाह रहा हूँ कि उसको हिंदी में जो लिखे हैं, क्योंकि सॉरी, मतलब बुरा न माने, बहुत इरर है, मतलब वो जो हिंदी लिखा हुआ है उसमें बहुत सारे इरर है। यस यस, तो है ना, वो उन्होंने मोबाइल पे टाइप किया है और जब वो मोबाइल से इमेज हमारे पास कंप्यूटर पे आया ना, तो वो फॉन्ट चेंज हो जाता है, तो वो पूरा बदल जाता है। वो हुआ है एरर उस वजह से। और हमारे पास इमेज है, हमारे पास वो एडिटेबल टेक्स्ट नहीं था, हमारे पास वो फोटो करके आया था, तो वो फोटो में तो हम करेक्शन नहीं कर सकते थे। और योगेश जी से हमने दरख्वास्त की थी कि आप उसको टाइप करके भेजिए, तो उन्हें वक्त शायद मिला नहीं होगा। तो जब आप केस भेजेंगे तो प्लीज अच्छे से उसको टाइप करके भेजिएगा, ताकि हम ऐसे एरर्स ना दिखे। नहीं नहीं, वो कॉपी कहीं से की, इसीलिए वैसा दिख रहा था मैम, इसीलिए मैंने पूछा। हाँ, वो तो होता है क्या सर। होता है, वो अगर मोबाइल पे टाइप करते हैं और फिर जब हमारे पास आता है ना वो कॉन्टेक्ट, तो वो जब उन्होंने फोटो भी खींचा रहेगा तो वो बदल जाता है, उसका जी पूरा फॉन्ट बदल जाता है। जी, थैंक यू। योगेश जी, आप जुड़ गए हैं क्या फिर से? जो नए लोग हैं उनको सिर्फ बताना चाहूंगी कि आप इंग्लिश, हिंदी, मराठी जो लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल है आप उसमें लिख के हमें भेज सकते हैं।
ओके। और अगर हिंदी का फॉन्ट आप पूछते आपको बता मीन यू वांट टू आस्क के कौन से में लिखना है, आई थिंक मंगल सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होता है। मैं ज्यादातर एरियल यूनिकोड पे पूरा फिर करती हूँ, तो सारा सब कुछ यूनिफॉर्म होता है। सो बहुत सारे फॉन्ट सब लोग अलग अलग फॉन्ट में लिख के भेजते हैं, अल्टीमेटली मैं इसको एरियल यूनिकोड में करती हूँ। ज्यादातर सब चेंज हो जाता है, मीन सब एरियल यूनिकोड में फॉर्मेटिंग हो जाती है। समटाइम्स प्रॉब्लम्स होती है। सो जो लोग नए केसेस भेज रहे हैं फॉर देम, अगर आप मंगल में या एरियल यूनिकोड में ही लिख के भेज सकते तो दैट वुड बी ग्रेट। या कोई और फॉन्ट हो, बिकॉज हमारा हिंदी का इस्तेमाल इतना नहीं होता है, अगर कोई और फॉन्ट हो ज्यादातर आप लोग इस्तेमाल करते हैं उसका हमें बता दीजिए, सो देन we can also look at our side. Okay. I think since Yogesh ji is taking time to join, we can discuss about this separation anxiety, home to school that happens in 3-year-old. So if people can discuss how they do it, then later we can, if Yogesh ji joins one, otherwise we can at least discuss about separation anxiety. तो राम बाबू जी ने सुझाव दिया गूगल इंडिक इज बेटर, यस, और सेंड अस पीडीएफ, यस। सो क्या होता है और 1 मिनट या सो सबके केसेस आते हैं, लाइक ये सेशन, ये मॉड्यूल, हमारा वर्कशॉप, ये प्रोग्राम रादर जनवरी से शुरू हो चुका था, और बहुत लोगों ने जनवरी में ही दे दिए थे, किसी ने फरवरी ने, किसी ने कभी दिए नहीं। सो हर बार अलग अलग आता है हमारे पास केस। और आज योगेश जी का केस जो है वो हमारा 18th नंबर केस है। सो एज अ फॉर्मेट मुझे भी केस स्टडी का नंबर डालना होता है। अगर आप पीडीएफ में भेजते हो, फिर ऑफकोर्स आई कांट एडिट इट। अगर मैं उसको वर्ड में कन्वर्ट करती हूँ तो काफी फॉन्ट की एडिटिंग की बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। सो बेस्ट इज कि आप वर्ड में और पीडीएफ दोनों में ही मुझे भेजें, सो दैट अल्टीमेटली मैं उसको तो कन्वर्ट पीडीएफ में ही करती हूँ, बट मुझे वर्ड में एडिट करके फिर करना पड़ता है। और कौन सा आपका केस होगा, हम कब लेने वाले हैं, वो आपको भी नहीं पता होगा, और हम भी जैसे जैसे केस आते हैं हम देखते हैं कौन सा टॉपिक रेलेवेंट है, हमारे डायरेक्टिक में क्या हो रहा है, उसके अगर कनेक्टेड है वैसे केस पिकअप करते हैं। सो वो बताना पहले से मुश्किल होगा। सो इट्स बेटर यू सेंड मी इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट एंड सो आई कैन मेक द चेंज और फिर मैं पीडीएफ में कन्वर्ट करूँ। ओके, सो इट्स गुड दैट ऐसा आज इमेज आया, काफी चर्चा हुई इससे। सो होपिंग कि ज्यादा केसेस आए मेरे पास। और ये मत सोचिएगा कि अभी इतना मेहनत कौन करेगा। अभी देखो स्किल है, सीख लीजिए, अच्छा स्किल है, हमको काम आएगा, फ्यूचर हमारा यही है। तो अभी हम रिकमेंडेशंस दे सकते हैं, आप अगर आपको योगेश जी को योगेश जी हो या ना हो, हम रिकमेंडेशंस लिख के उनको भेज देंगे। तो जो माना जी ने भी कहा कि जो ये जो सेपरेशन एंजाइटी है कि घर से अलग हो के एक केंद्र में जाना, तो उसके लिए क्या क्या सुझाव है आपके? राम बाबू जी ने कहा रचना को पहले आंगनबाड़ी आना क्यों रुचिकर लगता था, अब क्यों उसे अच्छा नहीं लगने लगा, वो जानने को हमें प्रयास करना चाहिए। ओके, दैट्स वन सजेशन। यस, और सजेशंस? टीचर बिहेवियर आप बताना चाहेंगे अनम्यूट करके? टीचर बिहेवियर मतलब क्या, किस बारे में आप बात कर रहे हैं? पेरेंट्स हर दिन बच्चों को आंगनबाड़ी ना लाए, बच्चों को साथ ही रचना आए, बच्चों के साथ रचना आए। हाँ मैम, ये एक सजेशन ये है मैम कि जैसे कि हम हमसे झूठ बोलते थे कि चॉकलेट देंगे तो ये देंगे वो देंगे, और वहाँ पे आने के बाद आंगनबाड़ी में जो ऐसा कुछ भी नहीं लगता था, तो हमें ये झूठी उसको बच्चों को ये नहीं देना चाहिए कि नहीं तो उसका ये वो आ क्यों रही थी क्योंकि चॉकलेट मिलेगा। अगर हम और वहां जाने के बाद आंगनबाड़ी में पता चलता चॉकलेट नहीं मिल रहा है, एक उम्मीद थी कि चॉकलेट मिलेगा, और फिर उसके बाद में पता चलता है कि ये चॉकलेट नहीं मिल रहा है, झूठी बातें हैं। तो पेरेंट्स अगर बता रहे कि जो नहीं पढ़ने वाले बच्चे भी है वो बुरे होते हैं, तो वो उनको लगता है कि वो मम्मी पापा झूठी बोलते हैं, पर नहीं पढ़ने वाले बच्चे भी अच्छे हैं। तो ये झूठ वाली जो प्रवृत्ति बच्चों से दूर की जाए, बहुत आंगनबाड़ी के अलावा भी रचना, प्रदीप जी ने कहा है, और ये ना उम्मीद लगाए कि हम बाहर बैठे हैं जी, ओके हम बाहर तो बैठे उनको हैं ये अगर झूठ आंगनबाड़ी ना के बोले,
तो जी पेरेंट्स को मैं कुछ भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। हाँ, हाँ और जैसे कि पेरेंट्स को ये भी नहीं करना चाहिए कि हम बाहर बैठे हुए हैं, तुम अंदर में रहो फिर हम आएंगे। उसमें क्या बच्चों की एक आशा रहती है कि वो मैं यहाँ से छूटूंगी तब मैं अपने पापा के पास जाऊंगी, तो ये वाली प्रवृत्ति भी थोड़ा सा एब्सोल्युटली। अभी जो यहाँ पे जुमाना जी ने भी पॉइंट लिखा है कि पेरेंट ट्रांजिशन नीड्स टू बी डन इफेक्टिवली। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम मिस कर जाते हैं। अभी हम करिकुलम की बात कर रहे हैं, राइट? सो करिकुलम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट घटक है कि घर से आंगनबाड़ी, फिर आंगनबाड़ी से आगे जब बच्चा दूसरी कक्षाओं में जाता है या प्राइमरी स्कूल में जाता है, तो उसका वो जो बदल है, वो जो चेंज है, ट्रांजिशन है, उसको हम कैसे प्लान करते हैं, उसको हम किस तरह से अच्छी तरह से फैसिलिटेट करते हैं, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है जो करिकुलम में होता ही नहीं है कहीं भी। और करिकुलम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट घटक है बालक और पेरेंट्स के साथ हमारा रिलेशनशिप, बच्चों का पेरेंट्स के साथ और बच्चों का टीचर के साथ का रिलेशनशिप। और उसको अच्छा बनाने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि पेरेंट्स को आप सिखाए कि स्कूल में जब बच्चों को प्रेरित करना है तो आपको क्या करना चाहिए, घर पे क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। ऑलराइट, सो योगेश जी आप अग्री करते हो इस चीज के बारे में कि पालक को ये समझाना बहुत जरूरी होता है बहुत पहले, बच्चा स्कूल आने से पहले ही, कि कौन सी चीजें आप करें और कौन सी चीजें ना करें उनको स्कूल में लेके आने के लिए। जी एग्री। और अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो आपको ये आंगनबाड़ी में करना शुरू करना चाहिए। आपको सेविकाओं के साथ ये ट्रेनिंग लेनी चाहिए कि क्या चीजें आप बोलो, क्या इंपॉर्टेंट है कि आपको पालक को समझाना है। कम्युनिटी विजिट जब आप करते हो या होम विजिट करते हो तो उसमें ये सारी चीजें समझाना जरूरी है कि कौन सी स्ट्रैटेजी होती है। झूठ ना बोलना, तो झूठ नहीं बोलना तो क्या बोलना, वो भी हमको उनको रोल प्ले करके समझाना पड़ता है। बहुत ही किफायती तरीका है, इजी है। आप पूरा रोल प्ले कर लो सिचुएशन, बच्चा स्कूल में आ रहा है, नहीं आने की कोशिश कर रहा है तो हमें क्या करें, जैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं वैसे ही आप रोल प्ले करोगे। पेरेंट्स बहुत सारे अच्छे अच्छे सजेशंस देते हैं, जिनके बच्चे आते हैं वो क्या कर रहे हैं वो बताते हैं, जिनके बच्चों को दिक्कत होती है वो और अपनी परेशानियां बताते हैं। तो ये सारे स्ट्रैटेजीज आप अगर पहले से ही प्लान करोगे, सिर्फ ये सारा पार्ट होता है करिकुलम प्लानिंग का। हम जब बोलते हैं ना कि हमें बच्चों के लिए एक्टिविटी सिर्फ मैथ्स और साइंस एक्टिविटी नहीं होती है, एक्टिविटी ये भी होती है कि बच्चा स्कूल में खुशी खुशी कैसे आए, ये भी एक एक्टिविटी, ये भी करिकुलम का हिस्सा है। ठीक है, और जब स्कूल में आए और स्कूल से जब वापस घर जाए तो पालक उसके साथ क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, किस तरह से पेश आते हैं, ये भी आपके करिकुलम का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ठीक है, यस ममता जी ने कहा है होम टू स्कूल ट्रांजिशन, ऐसे सिचुएशन में होम विजिट करें। शशिकला जी ने कहा है आंगनवाड़ी के अलावा रचना को अन्य बच्चों के साथ स्वतंत्र खेलने के लिए प्रयास करें। तो ये सारे आप जो पॉइंट्स बोल रहे हो ना, ये सब आपके वो उसमें आ जाएगा जब आप पेरेंट के साथ ओरिएंटेशन करोगे कि जब बच्चा स्कूल में नया आ रहा है या आंगनवाड़ी केंद्र नया नया आ रहा है तो आप क्या करें। वो पहले 2 दिन क्यों खुश रहती है, क्योंकि उसको नया लगता है। फिर 2 दिन बाद वो चीज नहीं होती, फिर वो घबराने लगते हैं, ये तो रोज आना है। ठीक है, तो वो डर कैसे कम करे, कैसे उसको आकर्षित बनाए, ये सब माँ बाप ही कर सकते हैं। ये आंगनबाड़ी सेविका तो बच्चों को जानती नहीं है, उसके लिए तो नए हैं। या तो अगर वो पहले से भी आ रही होगी तो शायद डरेगी कि ये तो इंजेक्शन दे देगी, ये सबसे खाने की चीजें देती है, जबरदस्ती कुछ देती है तो माँ जाकर घर पे खिलाती है मुझे। तो बहुत सारी दूसरी धारणाएं भी बच्चों के दिमाग में होती है जिसको आप एड्रेस कर सकते हो। घर में किस प्रकार से रचना को लर्निंग वातावरण मिल रहा है कि नहीं, तो घर जाकर देखिए कि क्या होता है। ग्रीट एंड मीट सर्कल कीजिए, जब स्टार्टिंग में जब आते हैं बच्चे तब कैसे वो एक दूसरे का उनका स्वागत होता है, क्या होता है, वो सारी चीजें डिस्कस हो सकती है। रचना के क्या करना आशा लगता है वह समझे, रचना को क्या करना अच्छा लगता है ये समझे, राशि बोल रहे हैं। वंडरफुल। यस सेवी आप कुछ बोल रहे हो? हाँ जी, मैंने एक पॉइंट लिखा था कि टीचर बिहेवियर, हम जैसे पेरेंट्स की बात कर रहे हैं लेकिन टीचर का एक क्या रोल होता है। तो जैसे हम करिकुलम की बात कर रहे थे, तो करिकुलम में सबसे मतलब फोकस ये होना चाहिए कि आप डे प्लान क्या कर रहे हो, कि बच्चे को आते साथ आप किस तरीके से स्कूल में या क्लासरूम में एंगेज कर रहे हैं। तो जैसे आपने भी सर्कल टाइम का जिक्र किया, तो बच्चा अगर घर से आ रहा है तो उसको घर जैसा एनवायरनमेंट हम फर्स्ट वीक में या पहले के कुछ महीनों में कैसे उसको घर जैसा माहौल दे पाए, जहाँ पे
बच्चा जो है घुल मिल पाए और सहज महसूस कर पाए, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और साथ ही साथ जैसे वो छोटे बच्चे हैं, तो किसी भी ग्रेड के बच्चे हो वो, तो उनको फर्स्ट टाइम पे थोड़ा घुलने मिलने में टाइम लगता है और वो होम सिकनेस होता ही है। तो टीचर किस तरीके से चीजों को न्यूट्रल कर सकती है या फिर दूसरे बच्चे को एंगेज कर सकती है। जैसे मैं अगर बालवाड़ी जाती हूँ तो मैं खासकर देखती हूँ कि कुछ बच्चे जो होते हैं जो बहुत ही प्रोएक्टिव होते हैं, और कुछ बच्चे होते हैं जो काफी पीछे पीछे बैठे रहते हैं या रोने लगते हैं, या आप उनको देख लोगे तो वो रोने लगते हैं कि क्या हो गया, घर की याद आ रही है। तो उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो? धीरे धीरे अगर हम सभी बच्चों से इन्वॉल्व होते हैं या उनको भी वही अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप सामने आके बैठो या आप इस सर्कल में आओ, तो उनको भी लगता है अच्छा ये क्लास मेरे लिए भी है, ये लोग मेरे लिए भी है। और हर बच्चा इतना जल्दी कंफर्टेबल नहीं हो पाएगा, तो वो धीरे धीरे इवेंचुअली वो होने लगता है। तो हमको वो डे प्लान उस अकॉर्डिंग करना पड़ेगा जिसमें बच्चा इन्वॉल्व हो पाए गतिविधि में। ओके, वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू। सब प्लानिंग की बात कर रहे हो। यस जुमाना जी। Yes, actually Zainab जी का नेट चला गया है, तो she wants to talk first, so I just ask her to talk. Okay. Yeah. So जब ये हमारी ट्रेनिंग हुई थी सिंगापुर इंटरनेशनल फाउंडेशन के साथ, एक सुझाव उन्होंने जो दिया था ये सेपरेशन एंजाइटी के लिए, was that कि बहुत सारे पेरेंट्स ज्यादातर ये गुड बाय टाइम जो होता है जब क्लास के बाहर छोड़ते हैं, दरवाजे पे आंगनबाड़ी के छोड़ते बच्चों को, बहुत लंबे समय तक बाय बाय बोलते रहते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स खुद इमोशनल हो जाते हैं और खुद के मेल्टडाउन्स होते हैं, और कोई बहुत गुस्सा हो जाते हैं, बहुत नेगेटिव इमोशन दिखाते हैं, बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि क्या रोज रोज तुम अंदर जाती नहीं। सो ये सब चीज पेरेंट को एडुकेट करना चाहिए पेरेंट प्रोग्राम्स के थ्रू। और दूसरी एक सिंपल सुझाव ये है कि आंगनबाड़ी जोड़े बच्चे उसके पहले से ही ओके बाद में गौरव यू नीड टू म्यूट योरसेल्फ। Sorry, Ram, Babuji. Another simple suggestion was that आंगनबाड़ी बच्चे आए कोई भी प्री स्कूल में जुड़े, उसके पहले घर में ही थोड़ा इंडिपेंडेंस एनकरेज करना चाहिए बच्चों को। खुद की जो सिंपल एक्टिविटीज है सेल्फ हेल्प स्किल्स में, वो एटलीस्ट बच्चों को इंडिपेंडेंट करते जाए, तो बच्चा माँ बाप पे इतना डिपेंड ना हो और धीरे धीरे वो फिर बिन ऑफ होकर आंगनबाड़ी आ सकता है। थैंक यू सो मच। Yes, yeah. Also, I wanted to add that timing जो योगेश जी ने कहा कि वो 3 साल की थी और वो पहले 2 घंटे के लिए ही आती थी, और फिर so टाइमिंग भी धीरे धीरे बढ़ना चाहिए। मीन्स 2 घंटे से डायरेक्टली 3 घंटे और फिर 4 घंटे जो आंगनवाड़ी के है वो ऐसे नहीं। सो another 15 minutes more, then another 15 minutes more, then another 15 minutes more. So इस तरह से धीरे धीरे होता है, तो थोड़ा आई थिंक बच्चे को भी ये होता है। नहीं तो सडनली वो पहले शुरुआत के 3 दिन में 1-2 घंटे थी, और फिर 3 दिन बाद अगर उसको हम सीधा 4 घंटे रखते ऑफ टाइम, एंड दैट्स व्हाई शी मे हैव स्विच्ड ऑफ, so even that could be one thing, but I don't know। योगेश जी को पूछना था मुझे, पर उनका नेट चला गया तो ये प्रश्न मैं नहीं पूछ पाई। ओके मैं हूँ अभी यहाँ पर। जी। सो हम भी आंगनबाड़ी केंद्र में ये कोशिश करते हैं कि उन्हें बिल्कुल शुरुआती दौर से ही 4 घंटा 5 घंटा ना बिठाएं। बच्चा जब तक से वहां पर रहना चाहता है रहे, और उसके बाद में फिर अपने पालकों के साथ में जाना चाहते हैं तो हम उनको छुट्टी कर देते हैं, उनके पालकों को बुला के हैंड ओवर करते हैं। ओके, ग्रेट। योगेश जी ने कहा है 4 बज गए, चलो खत्म करते हैं। तो जो आज इतने अच्छे रिकमेंडेशंस मिले हैं उन सबको हम कंपाइल करके योगेश जी शेयर करेंगे आपके साथ। ओके, एंड आई होप आपको वो अलग कुछ स्ट्रेटजीज मिली रहेंगी। लेकिन ये जो ट्रांजिशन वाली हमने बात कही थी, इसको बड़ी सीरियसली लीजिएगा, सिर्फ आप ही नहीं बाकी सब लोग भी, क्योंकि ये करिकुलम का इम्पोर्टेंट हिस्सा है और हम करिकुलम वाला भी सेक्शन कर रहे हैं हमारे इसमें। ओके, थैंक यू। ओवर टू यू ज़ैनब। Yeah, I'm there. Can you all see me or hear me? Yes. Okay, so I think अभी 2 डिवाइस से जुड़ा होगा। Any which ways, मैं क्विक अनाउंसमेंट्स कर लेती हूँ और फिर मैं फीडबैक का लिंक ग्रुप में भेजती हूँ। सो अगला हमारा सेशन नेक्स्ट 15 डेज के बाद होगा, 7 दिसंबर के दिन। टाइमिंग आई थिंक एवरीबडी नोज द रिमेनिंग इंस्ट्रक्शंस में वापस रिपीट नहीं करूंगी। सिर्फ यही रिक्वेस्ट है, केसेस नए आने चाहिए। और अब क्या हुआ है, जिन्होंने केसेस सबमिट भी किए हैं और जिनका केस हमने नहीं टेकअप किया है, इज बिकॉज वो सिमिलर केस डिस्कस हो चुका है। सो जो पार्टिसिपेंट्स बिगनिंग से जुड़े हैं उनके लिए आई मीन देयर इज नो नॉवेल्टी या कुछ नयापन नहीं है। और अगर जो केस डिस्कस हो चुके हैं उसके रिकमेंडेशन अगर आपने यूज किए, इम्प्लीमेंट किए हैं, सो वी वुड रियली वांट कि आप उसके बारे में केस लिखिए।
सो जो नए पार्टिसिपेंट्स है उनके तो केस मैं एक्सपेक्ट कर ही रही हूँ, जो रेगुलर पुराने पार्टिसिपेंट्स है आप भी नए केसेस लाइए। लर्निंग एनवायरनमेंट में हमने काफी चर्चा की थी कैसे उसको चेंज करना है, तो अगर आपके पास कुछ आइडिया हो, अगर आपने इम्प्लीमेंट किया हो, कोई ऑब्स्टिकल या चैलेंज आ रही वो भी हमें बताइए। ओके, एंड जस्ट वन लास्ट आई वांट टू शेयर इज, बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स को जब नेटवर्क का इशू होता है और वो अगर सेम संस्था से है वो साथ में जुड़ते हैं। ओके, अगर आप अपना नाम रीनेम करते हो यहाँ स्क्रीन पे, उससे आपकी अटेंडेंस माफ नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल लाइक राइट नाउ फॉर सम मिनट्स आई वाज टॉकिंग फ्रॉम जुमाना मैम्स डिवाइस, सो मेरा अटेंडेंस माफ नहीं होगा। ओके, अगर उन्होंने जुमाना मैम ने नाम भी बदला जुमाना ज़ैनब, आपको जब लॉगिन मार्क करते हो तब दो ऑप्शंस आते हैं, मी यानी कि एक ही इंसान का पिक चित्र होगा, इमेज होगा, और दूसरा प्लस अदर्स। सो जो लोग अपने कलीग्स के साथ ज्वाइन करते हैं नेटवर्क के इशू की वजह से, प्लीज वो अदर्स पे आप क्लिक करें और फिर आपको ऑप्शन आएगा कि कौन 2 लोग जुड़ रहे हैं, कौन 3 लोग जुड़ रहे हैं। ओके, सो बार बार ये प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि फिर आपकी अटेंडेंस मुझे 0 आ रही है बट आप सेशन में जुड़ रहे हो। ओके, सो थैंक यू एवरीवन वेरी वेरी मच। आई एम सेंडिंग यू द लिंक इन द WhatsApp group. So quickly आप अपना feedback भरें और see you again after 15 days. मैंने WhatsApp ग्रुप पे और यहाँ पे चैट में भी दोनों में लिंक भेजी है, प्लीज क्लिक ऑन द लिंक और अपनी फीडबैक दीजिए। एंड हम अपनी फीडबैक सीरियसली लेते हैं हर वक्त, जो भी हमें सजेशन सुझाव आते हैं हम नेक्स्ट टाइम इम्प्लीमेंट करते हैं। सो प्लीज प्लीज अपने सजेशन दीजिए। ओके, जो भी प्रॉब्लम रही है, एंड आई लाइक टू मैम सेड वी आर वेरी सॉरी टुडे फॉर द साउंड एंड द नेटवर्क फ्रॉम आवर एंड, and next time that is one feedback हमने हमारे self को feedback दी, next time we are going to definitely work on that and come back. जी जिनका हो गया है feedback भर के you can leave, you can write done and leave. Thanks Pradeep ji, you can leave the meeting. जिनका done हो चुका है you can leave the meeting. Yeah. Who's the host? Don't leave. Kausar also got logged out.